नमस्कार, हमारे खास शो आईपीओ मालामाल बाय या सेल। इस खास शो में आपका स्वागत है मार्केट गपशप में। वजह इस शो को करने की यह वजह है कि पिछले हमने देखा है कि इस साल खासतौर पर आईपीओ मार्केट में एक गजब का यूफोरिया देखने को मिला है, जिसको देखिए जिस तरीके से तमाम जब कहते हैं ना शेयर बाजार में तेज़ी आती है तो हर कोई इसको ज्ञान देता है, हर कोई इसमें ट्रेड करना शुरू करता है। वैसे ही आजकल आईपीओ बाजार का हाल हो चुका है। हर रिटेल निवेशक लगाना चाहता है आईपीओ बाजार में, लगा रहा है पैसा, और उनको रिटर्न भी काफ़ी शानदार देखने को मिला है। अगर केवल इस साल की बात की जाए तो इस साल हमने देखा है कि कई सारे आईपीओज़ में करीब 39 कंपनियां लिस्ट हुई हैं और 83 कंपनियां ऐसी हैं जिनका रिटर्न काफ़ी शानदार देखने को मिला लिस्टिंग गेन के आधार पर। यानी कहीं ना कहीं लिस्टिंग गेन का एक खेल चल रहा है और उसकी वजह से निवेशक इन तमाम आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि क्या ये ट्रेंड कायम रहता है? आप आईपीओ बाजार में पैसा लगाते हैं और आप रुकते हैं तो क्या होता है? क्योंकि जो ट्रेंड बता रहे हैं बीते 5 सालों का वो कुछ और कहते हैं, और वो कहते हैं कि आईपीओ बाजार में आप पैसा लगाते हैं तो थोड़ा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। स्वदेश की हमेशा यही पहल रही है कि हम न केवल कमाई की बात करते हैं बल्कि आपके पैसों को बचाने की भी बात करते हैं, और यही अगले आधे घंटे में हम समझाने की कोशिश करेंगे उन आईपीओज़ को लेकर जो बीते 5 सालों में आए हैं और इस साल आए हैं कि अब आपको इन आईपीओज़ में क्या करना चाहिए, और एक रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से कोई आईपीओ आता है तो आपको उसमें क्या करना चाहिए। आईपीओ बाजार में पैसा बन रहा है, मिल रहा है, लिस्टिंग गेन मिल रहा है, आप लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अपने पैसे को बचाने की ज़रूरत है, अपने पैसों को में मुनाफा कमाने की ज़रूरत है। इसी पर खास चर्चा होगी अगले आधे घंटे। और कहते हैं ना कोई भी गपशप जो है ना 2 लोगों के बिना पूरी नहीं होती है, और 3 लोग हो तो सबसे अच्छा है। तो इस गपशप में आज 2 लोग हमारे साथ हैं। हमेशा की तरह शरद दुबे हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है आईपीओ बाजार में, और विवेक कारवा हैं। उनके साथ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे कोई स्पेशल शो ख़त्म ही नहीं होता है। मैं अक्सर उनके साथ, गौरांग के साथ या अविनाश के साथ स्पेशल शो जरूर करता हूँ। और आज स्टॉक्स नहीं, आईपीओ से शुरू करेंगे, स्टॉक्स पे जाएंगे, लिस्टिंग के बाद की बात होगी। और विवेक, जो आप हमेशा कहते हैं ना कि थोड़ा संभल के रहिए बाजार में, ये हमेशा आपका, मैंने देखा कि आपका ट्रेंड रहा है, गौरांग का ट्रेंड रहा है, अविनाश जी का ट्रेंड रहा है, तो वही होगा, क्योंकि ये कंप्लीट बीते 5 सालों के आईपीओ मार्केट गपशप में केवल 25 मिनट में हम पंचनामा करने वाले हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है विवेक कि इस साल जो है करीब 49 कंपनियाँ लिस्ट हुई, उसमें से करीब 83 ऐसी कंपनियाँ थी जिसमें शानदार रिटर्न देखने को मिला है, और कुछ में तो पैसे डबल हो गए हैं। मतलब टाटा टेक में लिस्टिंग के दिन 162% का रिटर्न, आर्या फोर्ज में 93% का रिटर्न, एडा में 87% का रिटर्न। ये जो रिटर्न आए हैं ना, ये बता रहे हैं कि आईपीओ बाजार में तो आइए और पैसा 10 दिनों में आपके शानदार बनेंगे। क्या ये यूफोरिया है या सब कुछ सामान्य आपको लग रहा है? ये नमस्कार मनीष, और एक्चुअली आपको धन्यवाद बोलना चाहिए सब इन्वेस्टर्स को। ऐसा एक स्पेशल शो जो आईपीओ, मतलब इतना जो फ्रेंजी और क्रेज चल रहा है अभी, उस पे अगर स्पेशल शो होता है तो वो बहुत ही बढ़िया चीज है, बताऊंगा मैं। और इससे होपफुली आधे घंटे के बाद कुछ गाइडेंस लोगों को मिलेगा। अब देखिए, आईपीओ फ्रेंजी है कि नहीं है, बबल है कि नहीं है, ये वो जो कहावत बोलते हैं ना बाजार में कि भाव भगवान है। तो कंपनी अगर अच्छी है और आपको स्कोप देती है कि आपको लिस्टिंग गेन्स मिले, तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली आपको लिस्टिंग गेन्स देगी। लेकिन हमने ये भी उदाहरण देखे हैं आईपीओ मार्केट में, जहां पे अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कोई भी कंपनी का, लेकिन जो बहुत ही अग्रेसिवली, जहां पे प्रमोटर्स बहुत ज्यादा लालच होता है उनको कमाने का, और मर्चेंट बैंकर्स को भी लगता है कि जितना प्राइस हम लेके देंगे आईपीओ में उतना हमको फीस मिलेगा। तो वैसी कंपनीज जब लिस्ट होती है तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो लकीली अभी जैसे आपने टाटा टेक का कहा या फिर आईआरईडीए का आप देखो, तो चाहे सरकार हो चाहे टाटा ने हो, उन्होंने एक स्कोप छोड़ा कि एक अप्रिसिएशन मिले, तो मतलब वो लोग फेयर वैल्यू में आईपीओ लेके आए और उसके कारण आपको लिस्टिंग गेन्स भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आ, वो अंग्रेजी में कहावत बोलते कहते हैं ना कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो आप अगर फंडामेंटली कमजोर कंपनी भी बहुत ही सस्ते दामों में अगर लेते हो तो वो भी आपको वैल्यू क्रिएट करके दे सकती है। लेकिन आप अगर समझ लो 1500 में आता आईपीओ टाटा टेक का, तो हो सकता है आपको नुकसान भी झेलना पड़ता, बढ़िया कंपनी होगी। तो पूरा का पूरा
ये होता है कि प्राइसिंग पे प्राइस क्या प्राइसिंग में आपको मिल रहा है, और उस पे डिपेंड होता है कि आईपीओ बढ़िया है कि नहीं है। अब दूसरी चीज एक और, जब भी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा दिखता है तो जनरली जनरली मतलब हमेशा ये थंब रूल नहीं है, लेकिन 90% क्या होता है कि वो आईपीओ बढ़िया होता है और उसमें कईयों को लिस्टिंग मतलब अलॉटमेंट मिलता नहीं है। तो वैसे इन्वेस्टर्स को जब भी अच्छे आईपीओ आए वाया म्यूचुअल फंड्स भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो भाव भगवान है और वैल्यू इज व्हाट यू गेट, प्राइस यू व्हाट यू पे। तो ये माइंड में रख के ही आपको अप्लाई करना होगा कोई भी आईपीओ। मान है ये तो ऐसा एक कह सकते लाइन है जो मैं दशकों से सुन रहा हूँ, करीब 16-17 साल से तो मैं सुन रहा हूँ। लेकिन आज विवेक और शरद आपके लिए भी है, हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुल सर ने एक लाइन बोली, आईपीओ मार्केट में क्या चल रहा है, चांस पे डांस चल रहा है, मौका है, बस इस मौके का फ़ायदा उठा लो जिसको देखो। शरद, लेकिन चूंकि विवेक आपने कहा कि आपने एक अच्छा शो बनाया, लेकिन इसका बहुत क्रेडिट को भी जाता है क्योंकि उन्होंने सारा रिसर्च किया। एक रिसर्च में एक बात निकल के आई है जो हमारे व्यूअर को समझने की बेहद जरूरी है कि बीते 5 सालों का जो नंबर्स बता रहा है, बीते 5 साल में तो बहुत सारे आईपीओ हैं, करीब 170-180 के आसपास आईपीओ आए हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके जो ट्रेंड बता रहे हैं वो ट्रेंड थोड़े से डराने वाले हैं, सतर्क करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये ज़रूर है। और ऑफ कोर्स यूफोरिया तो अभी ये मार्केट्स में हमने देखा, लेकिन जो ट्रेंड आ रहा है 5 साल में, अगर उसको देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़े समझ में आते हैं। इसको ज़रूर आप नोट करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 9 स्टॉक्स टोटली हुए तो उसमें से 5 स्टॉक्स जो है डिक्लाइन किए हैं अपने लिस्टिंग डे के क्लोजिंग प्राइस से, यानी कि जो इनिशियल यूफोरिया लिस्टिंग डे में दिखा था वो भाव का, वो 5 स्टॉक्स जो है, अगर 9 स्टॉक्स लेते हैं उस रेशियो में, तो 5 स्टॉक्स के वो भाव तक आए ही नहीं है अभी तक। इसके अलावा एक स्टॉक है जहाँ पे थोड़ी अच्छे ओवर परफॉर्मेंस किया है, वो है लेटेंट व्यू। वो हालांकि सपाट रहे हैं लिस्टिंग डे में, और 3 ही स्टॉक हैं एकमात्र जिन्होंने अच्छी लिस्टिंग की थी उसके बाद भी अच्छे रिटर्न्स देखने मिले हैं, वो है पारस डिफेंस, हैप्पीएस्ट माइंड्स और आईआरसीटीसी। लेकिन अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक आंकड़ा बताता हूँ जिस पे जो है बाजार की नज़र होनी चाहिए। जो लिस्टिंग डे से अभी तक जो गिरावट आई है उन स्टॉक्स पे भी फोकस करते हैं। इंडिगो पेंट्स ले लीजिए, 52% गिरा है। जीआर इंफ्रा 40% गिरा है। तत्व चिंतन, बर्गर किंग, सेगाची, ये सब नेगेटिव चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिवाय पारस डिफेंस, हैप्पीएस्ट माइंड्स और आईआरसीटीसी के सारे जो बम्पर लिस्टिंग जो हमने देखे थे पिछले 5 साल में, बड़े कहानी, अब वो नेगेटिव में चल रही है, यानी कि लिस्टिंग डे प्राइस से अब नीचे आ गई हैं। तो निश्चित रूप से सीधे तौर पे जो 2 बातें अब तक निकल के आई हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो विवेक ने बताया कि जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी के सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे हैं तो उस दिन आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है, लेकिन बाद में आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप क्या खरीद रहे हैं, किस भाव पे खरीदने जा रहा है, कि आप क्या खरीद रहे हैं, कंपनी कौन सी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो शरद ने समझाने की कोशिश की कि बीते 5 सालों में कई सी कंपनियां जिसकी बहुत चर्चा हुई, बहुत जिसके बारे में बातें की गई, उन कंपनियों की लिस्टिंग तो बहुत शानदार हुई, खूब चर्चा हुई कि क्या शानदार रिटर्न हुआ, लेकिन कई निवेशक ऐसे थे जिन्होंने लिस्टिंग गेन के नाम पे लिया, उनको रखा, उसके बाद उनको बहुत नुकसान हुआ और अभी भी वो फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो निकल गए हैं, 2 साल 3 साल से ज़्यादा का समय निकल चुका है, बाजार में एक बड़ी रैली देखने को मिली, मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड का, लेकिन अभी भी उस आईपीओ में फंसे हुए हैं। और तमाम दर्शक इन सवालों को, उन आईपीओ को लेकर सवाल पूछते हैं कि अब इन शेयरों में मैं क्या करूं। तो ऐसे ही हम 15 शेयर लेके आए हैं। आप इन 15 शेयरों को नोट कीजिए, विवेक आपको एक एक शेयर के बारे में बताएंगे, शरद आपको बताएंगे, और आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब आपको इन शेयरों में क्या करना है। और ये आपके लिए बेहद समझना जरूरी है कि इस यूफोरिया में आपको फंसना नहीं है। चांस पे डांस जब तक मार रहे, जिस दिन गिरेंगे भारी नुकसान होगा, लगातार लंबे समय के लिए आप फंस जाएंगे। तो शुरुआत जो है सबसे पहले तो मैं टाटा टेक के साथ ही करूंगा। विवेक, क्या जबरदस्त लिस्टिंग हुई, मतलब कुछ बस यही कह सकता हूं कि बस बहुत शानदार। क्या रहा होगी टाटा टेक को लेकर? मैं टाटा टेक के ऊपर आने के पहले एक और चाहूंगा मनीष, आप चाहे व्यूअर्स को बीएसई आईपीओ इंडेक्स करके एक अलग से इंडेक्स है, उसको दिखा दीजिए, जो दिखाता है कि पिछले 5 साल में करीबन 4 गुना बढ़ा है और पिछले 1 साल में करीबन 50-60% बढ़ा है। तो यही है कि आप बढ़िया कंपनी और बढ़िया आईपीओ में दाव लगाओगे तो आपको रिटर्न्स मिलेगा। और एक और म्यूचुअल फंड भी है जो खाली आईपीओ में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको भी आप अगर देखोगे तो पिछले 3 साल का रिटर्न करीबन 24% के अगर उसने दिया है, तो काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है ये। अब आते हैं टाटा टेक पे। देखिए, इतना बढ़ने के बाद आज अगर ये आईपीओ आता 1200 या 1300 में, तो हो सकता है कि इसका सब्सक्रिप्शन बहुत कम होता और इन दामों में ये फेयरली प्राइस्ड, या मैं बोलूंगा कि जितना पॉजिटिव होना चाहिए स्टॉक के लिए, वो सारा फैक्टर इन कर रहा है। लॉन्गर टर्म में हाँ, टाटा ग्रुप की कंपनी है,
तो जितने भी आप टाटा ग्रुप के बाकी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स देख लो अच्छे परफॉर्म किए हैं, तो लॉन्गर टर्म में हो सकता है कि परफॉर्म करे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरी यही सलाह रहेगी कि आप इसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और हम लोग वापस बात करते हैं ना कि काफी लिस्टिंग के बाद स्टॉक्स में करेक्शन आता है, तो वैसा नहीं हुआ। ये नहीं हो जाए कि आपको आज लिस्टिंग गेन मिल रहा है और बाद में आपको नुकसान झेलना पड़े। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुक कीजिए, और ऑन डिप्स अगर ये जाता है 1000 या 1100 के आजू बाजू, तो मैं पक्का वापस री एंट्री करना चाहूंगा। लेकिन इन दामों में मोस्टली ज्यादा का ज्यादा जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स है सारे के सारे उसमें ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। और एक और चीज, जो आईटी ओवरऑल स्पेस है वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, तो ये आईपीओ का फ्रेंजी है। तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए और बाकी आईटी कंपनीज की तरफ भी देखना चाहिए इस वक्त। पे टाटा टेक पे राय है कि आप एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर लिए, विवेक की राय है, और आपको गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। अगर 1000 रुपये के नीचे मिलता है तो आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। विवेक, आपसे एक निवेदन है, चूँकि समय की कमी और स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है और हमारे तमाम दर्शक जानना चाहते हैं तमाम आईपीओ के लिए, तो थोड़ा जवाब छोटा रखेंगे। कुछ स्टॉक्स में एक साथ लूँगा। अब आइडिया फोर्ज और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए, इन दोनों शेयर में हमने देखा कि इस साल शानदार रिटर्न देखने को मिला। 90% से ज़्यादा का रिटर्न दोनों शेयरों में देखने को मिला। लिस्टिंग के दिन रिटर्न देखने को मिला। क्या राय है इन दोनों शेयरों को लेके आपकी अब? ठीक है, आपने जैसे कहा क्विकली बताता हूँ मैं। देखिए, आइडिया फोर्स काफी करेक्शन हुआ, मतलब 1300 लेवल से ऑलमोस्ट आज 1000 के नीचे चल रहा है। मुझे लगता है कि इन दावों में आपको लेना, इसको होल्ड करना चाहिए। कारण एक ही है, देखिए ड्रोन स्पेस यहाँ से ग्रोथ आपको दिखाएगी। और कुछ समय पहले आपके चैनल पे मैंने ये भी देखा था, जो मैनेजमेंट का इंटरव्यू वगैरह था, तो कंपनी इंटरेस्टिंग स्पेस में है। तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन हाँ, ये वापस 1000 रुपया जाना चाहिए। अब उत्कर्ष अगर स्मॉल फाइनेंस देखो, तो देखिए वैल्यूएशन वाइज आज के दिन ये काफी सस्ता लग रहा है मुझे, कंपेयर टू बाकी स्मॉल कैप बैंकिंग स्पेस में। तो इसको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये भी करीबन 55 या 56 रुपए तक पॉसिबिलिटी है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी। कर्ज स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी होल्ड करने की सलाह है, और आइडिया फोर्स को भी होल्ड कर सकते हैं। दोनों में टारगेट जो है, एक में 1000 का रखना है आपको, दूसरे में जो है 55 रुपये का टारगेट होगा। लक्ष्य 1 साल के हिसाब से आपको होल्ड करना है। अब एक शेयर जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, पीएसयू कंपनी इरेडा, क्या लिस्टिंग हुई है, शानदार। पहले लिस्टिंग के बाद हमने देखा है कि लिस्टिंग हुई, उसके बाद जो है एक ऐसा, मुझे जहाँ तक अभी तक याद है पिछले कुछ दिनों में शरद, कि ऐसी एक कंपनी है जो लिस्टिंग के बाद जिसमें सर्किट लगा, 20% का लिस्टिंग के बाद भी सर्किट लगा। वो रेडा तक शानदार तेजी देखने को मिली लिस्टिंग गेन के लिए। 87% के आसपास का लिस्टिंग गेन आया। शरद, जो तेजी आई, क्या वाकई वैल्यूएशन इतने सपोर्ट कर रहे थे इसको? नहीं, जब आईपीओ के पहले जो वैल्यूएशंस आई थी और हमने चेक किया था, आरईसी और पीएफसी दोनों के वैल्यूएशन से सस्ती थी। और याद रखिए, ये रिन्यूएबल फाइनेंसिंग आर्म है। फाइनेंसिंग आर्म तो था ही, पर ये रिन्यूएबल एंगल भी इसमें लगा है। ये एक इसमें एक्स्ट्रा था जिसने इसको इतनी मदद करी। और जी बिल्कुल, और बाजार ने इसको प्रीमियम दिया। एंड ओवरऑल जो था मोमेंटम भी बहुत स्ट्रांग था। और देखा जाए तो नेटवेब टेक भी है, दूसरा जो कंपनी आया आईपीओ है, इन दोनों का देखें लिस्टिंग डे गेन 80% के ऊपर आया। नेटवेब गेन आपका AIML को रिलेटेड था। तो ये दो स्टॉक्स भी जो थे रिसेंटली बज़ कर रहे थे। निश्चित रूप से विवेक, हमने देखा कि इस साल पीएसयू कंपनियों में जो तेजी आई ना, आरएससी हो, पीएफसी हो, मतलब जिसके प्रॉफिट नहीं है, एमएमटीसी से स्टॉक्स देखने में कोई प्रॉफिट कंपनी नहीं कमा रही है, क्या धंधा कर रही है पता नहीं, उसमें भी इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली। तो आईपीओ मार्केट में जब रेडा की लिस्टिंग हुई तो शानदार रिटर्न, चूंकि 30 रुपये का था आईपीओ, तो कहीं ना कहीं लोगों को सस्ता भी लगा। और रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे ही सस्ते आईपीओ ढूंढते हैं, हमेशा आपने देखा ये ट्रेंड होता है। रेडा और नेटवेब, इन दोनों में शानदार रिटर्न देखने को मिला। अब क्या करना चाहिए? क्या इस लेवल पर होल्ड करना चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए? क्या गिरावट पे खरीदने का मौका है इन दोनों शेयरों में? देखो, पहले इरिडा की बात करता हूँ। अब जैसे आपने कहा कि पावर सेक्टर में आप बाकी स्टॉक्स देख लो, तो आपको दिखेगा कि करीबन डबल हो गए हैं सारे के सारे। और लिस्टिंग के बाद इरिडा भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब ये बाकी कंपनीज के बराबर आ चुकी है, और उसमें इतना स्कोप नहीं है इमीडिएट बेसिस पे। हाँ, ये स्लो एंड स्टडीली बढ़ते रहेगा। तो एक बार आप अगर इसमें भी अगर प्रॉफिट बुक करते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आपको थोड़ा बहुत मुनाफा घर लेके भी जाना चाहिए। तो हो सकता है कि अब क्योंकि डबल हो गया, आप आधा प्रॉफिट बुक करो और फिर उसको और किसी में लगाओ। एनटीपीसी हमने बहुत बार रिकमेंड किया है आपके शो पे, और बहुत अच्छा कर रहा है वो स्टॉक। नेटवेब, देखिए वापस आईटी स्पेस थोड़ा सा अभी तक कमजोर लग रहा है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ, तो आपको ऑन डिप्स इसको बाई करना चाहिए। और अगर 750 रुपये आपको मिलता है, तो बहुत अच्छा लेवल होगा इसमें एंट्री मारने के लिए वापस। तो उसमें भी आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आपके पास है तो। और ऑन बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए।
और इरेडा में आपको जो है अभी मुनाफा वसूली कीजिए, ये विवेक की राय है। गिरावट पे खरीदारी करके आप चल सकते हैं। ये तो इस साल के आईपीओ की बात हुई। अब उन आईपीओ की बात करते हैं जो आपके लिए आंख खोलने वाला है, आपको चौंकाने वाला भी है, और आपको ये इस भ्रम से बाहर निकालेगा कि आईपीओ बाजार में तो पैसा बनता ही है। शुरुआत आईआरसीटी से करते हैं। सबसे पहले लिस्टिंग के दिन शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, और लिस्टिंग से अब तक का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। लिस्टिंग दिन अब रिटर्न की बात करें तो उस दिन करीब 127% का रिटर्न देखने को मिला, और 385% का रिटर्न अब तक बीते जब से लिस्टिंग हुई है तब से अब तक देखने को मिला है। लेकिन एक स्टॉक और आपको मैं दिखाता हूँ, फिर आप समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बर्गर किंग को देखिए, लिस्टिंग के दिन रिटर्न था 130% का। जी हाँ, 130% का रिटर्न था लिस्टिंग के दिन। लिस्टिंग के बाद से अब तक का रिटर्न देखिए इस कंपनी का निगेटिव है, 14% निगेटिव है। तो जिन लोगों ने खरीदा होगा, जो प्रॉफिट बुक करके निकल गए वो तो बच गए, जिन्होंने रखा होल्ड किया उनको नुकसान हुआ। आईआरसीटीसी और बर्गर किंग दोनों शेयरों पे, दोनों अलग अलग तरह के हैं, अलग धंधे में हैं, और दोनों ने अलग तरह के रिटर्न दिए हैं। विवेक, क्या राय होगी आपकी? मनीष, इनफैक्ट मेरे ट्विटर हैंडल पे पिन ट्वीट है कि वो मेरा कोट है। इतना फेमस नहीं हूं मैं वॉरेन बफेट के जैसे, तो फेमस नहीं है इतना, लेकिन मैं कहता हूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन मार्केट, देयर इज ओनली प्रॉफिट टर्म। तो आपने जैसे कहा कि अगर मुनाफा लेके आप घर जाते हो तो वो मुनाफा आपका है, नहीं तो खाली वो पेपर पे रह जाता है। तो बर्गर किंग देखो, क्यूएसआर स्पेस में मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ। एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है उधर, और ये स्पेस लग रहा है कि अगले 2 या 3 साल वो लगेगा इसको प्रॉफिटेबिलिटी में आने के लिए। तो इसमें तो फिलहाल अभी भी अवॉइड ही रहेगा। अभी इसका नाम चेंज हो गया, रेस्टोरेंट्स एशिया। अब दूसरा आपने कहा था आईआरसीटीसी। देखिए, ये आप अगर 1 साल का टारगेट देखो तो टॉप से ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन है, लेकिन आप आईपीओ प्राइस से देखो तो आज भी ये 50% आपको रिटर्न दे रहा है। मैं इस पे बाई करूंगा। कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जो रेलवे सेक्टर है ये यहाँ से वापस लग रहा है कि बूम करेगा। और जितने वंदे भारत, मेरे हिसाब से करीबन 350 या 400 वंदे भारत की बातें हो रही है। और आईआरसीटीसी बाकी स्पेस में भी खाली टिकटिंग के सिवा बाकी स्पेस में भी ये धंधा कर रहा है आज के दिन। तो मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म के लिए इन दामों में, और कंसोलिडेशन बहुत अच्छा हो चुका है। आप अगर देखो पिछले 6-7 महीनों का, तो एक ही रेंज में घूम रहा है, तो इसको बाई करना चाहिए। आईआरसीटीसी बाय करने की सलाह होगी, लेकिन बर्गर किंग पर सीधे एक राय है, अवॉइड कीजिए, इससे दूरी बना के चलिए। तो दूरी बनाइए तो आईआरसीटीसी खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ और शेयर इन्होंने बताए हैं, इरेडा जैसे स्टॉक्स बताए हैं विवेक ने, गिरावट तो उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन जिसमें इन्होंने कहा कि अवॉइड कीजिए उसको अवॉइड कीजिए। जो अगला शेयर है हैप्पीएस्ट माइंड, लिस्टिंग अच्छी हुई, सबको हैप्पी किया इसने, 185% का रिटर्न दिलाया, एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला। हैप्पीएस्ट माइंड 123% का रिटर्न देखने को मिला, और अभी भी 125% का आसपास रिटर्न लिस्टिंग से लेके अब तक है। तो विवेक, एक ट्रेंड तो ये देखने को मिला कि लिस्टिंग के दिन ही 123% का रिटर्न मिल गया, और लिस्टिंग के बाद से अब तक कुछ सालों में 125% का रिटर्न, यानी कि कुल जमा 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न आया। तो जिन लोगों ने इस उम्मीद में खरीदारी की होगी कि मुझे अब बड़ा मुनाफा मिलेगा, उनको तो कुछ मिला ही नहीं एक तरह। देखिए, एक्चुअली आप लिस्टिंग नहीं, आप आईपीओ प्राइस से आप अगर देखो तो आप मुनाफे में ही हो। अब जैसे मैंने कहा, आप अगर ऊंचे दामों में लोगे तो वो रिस्क तो आपको सेकेंडरी मार्केट में वैसे रहता है। अगर पीक पे लेते हो तो प्राइस करेक्शन का डर हमेशा रहता है। लेकिन देखिए, आज का सिचुएशन ये है, हैप्पीएस्ट माइंड और बाकी जितने भी मिड कैप आईटी कंपनीज है और आईटी स्पेस ओवरऑल, मुझे लगता है कि ये अगले 1 साल में रिकवरी आपको यहाँ से देगा। तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए। ये एक साधारण सी आईटी कंपनी नहीं है, छोटी मोटी नहीं है। और जब भी आईटी स्पेस में थोड़ी बहुत भी हलचल होगी, और यूएस अगले साल मतलब इस साल अगर इलेक्शन में भी जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 6 या 1 साल के अंदर आईटी स्पेस यहाँ से स्लोली रिकवरी देगा। डाउन साइड आपका मिनिमल है। आप अगर हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पे लेते हो तो डाउन साइड है नहीं, लेकिन अपसाइड आपको कुछ ना कुछ डिसेंट रिटर्न मिल जाएगा। तो इसको रखना चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड को रखने की सलाह होगी। शरद, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, चूंकि जब आप पूरे आईपीओ मार्केट को अब देखते हैं, जहाँ तक मैंने नोट किया 170-80 कंपनियों के बारे में आपने बीते 5 सालों का जो है निकाला। उसमें आपने एक ट्रेंड तो देखा, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि कुछ शेयरों ने अच्छा रिटर्न दिया और अभी भी दे रहे हैं, कुछ ने एकदम रिटर्न नहीं दिया। जी बिल्कुल। सिर्फ वैल्यूएशन इशू था या कुछ और भी इशू थे इसमें? मल्टीपल इश्यूज रहते हैं। एक तो शुरुआत में वैल्यूएशन इश्यूज, शुरुआत में हम लोग देख लेते हैं, कोई कैचअप होता है तो जनरली जब वैल्यूएशन इशू की हम बात करते हैं तो उनके पेयर्स में भी मूवमेंट देखने मिलता है। अगर सस्ती है तो उनके दाम बढ़ जाते हैं, या तो अगर उनके महंगे हैं। जैसे हमने देखा टाटा टेक में कि टाटा टेक के साथ साथ टाटा मोटर्स में क्यों खरीदारी होती है, समझ से बाहर है।
पर टाटा मोटर्स में खरीदारी हो रही और थी। पूरी क्या बोलते हैं, ग्रुप पे बाइंग हो रही थी, और ग्रुप की तो हमने पता ही है प्रीमियम वैल्यूएशन, टाटा का ब्रांड। टाटा इन्वेस्टमेंट हमने देखा जी बिल्कुल। और उसमें जब हमने कैलकुलेशन किया था तो ऑलमोस्ट 42 टाइम्स आया था पी रेशियो फॉरवर्ड लुकिंग का, और जिस दिन लिस्टिंग हुआ 85 के ऊपर चला गया। और अभी भी बाजार में जो एनालिस्ट का मानना है कि जो है प्रीमियम वैल्यूएशन ये कमांड कर सकती है क्योंकि टाटा का नाम का है, पर ये कितना दिन रहेगा या कोई थोड़ी सेलिंग आगे देखने मिलेगी, इस पे जो है बाजार पे और क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। मेरा वही सवाल है कि जो 5 सालों का जब आपने एनालिसिस किया तो सिर्फ वैल्यूएशन के अलावा और कौन से ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से इन तमाम शेयरों में जिसने बहुत अच्छी लिस्टिंग गेन की है बाद में वो गिर गए सब के सब? उसमें सेक्टोरल जो टेलविंड होता है ना, जैसे कि जिस तरह आईआरसीटीसी आया तो एक टाइप का मोनोपोली है, तो उस समय मोनोपोली का हवा चला था, कभी वैल्यूएशन का हवा चला था, तो हर बार एक नई स्टोरी रहती है। और उस समय अगर मोमेंटम है बाजार में तो वो स्टोरी के कारण भी ओवर सब्सक्रिप्शन आती है और आईपीओ की यूफोरिया देखने मिलता है। तो हर बार कुछ एक स्टोरी रहता है, एक यूफोरिया रहता है जो उसको तो देखा जाता है, पर अलग अलग साइकिल्स होते हैं। ओके विवेक, बेसिकली मेरा इस शो में करने का एक पर्पस और भी था कि मुझे सिर्फ ये नहीं बताना है कि लिस्टिंग के लिए लोग पैसे लगा रहे हैं आईपीओ में और कमा रहे हैं, चांस पे डांस जो बात हो रही है लगातार वो कर रहे हैं, मुझे उन लोगों को भी थोड़ा सतर्क करना है कि लिस्टिंग के बाद वो सोचते हैं कि चल ये इसमें लिस्टिंग आई है, वो वैल्यूएशन देखते नहीं है, कंपनी के बारे में पढ़ते नहीं है, उनको लगता है 170% का रिटर्न है, आगे भी चलेगा, वो खरीद लेते हैं। फिर वो जब गिरना शुरू होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। मैं उन नए निवेशकों की बात कर रहा हूं जो लिस्टिंग के बाद खरीदते हैं, और यही देखिए ऐसा ही कुछ जो है हमने कुछ स्टॉक्स में होते हुए दिखा है जिसमें लिस्टिंग तो बहुत शानदार देखने को मिली, लेकिन बाद में उन तमाम स्टॉक्स में कहीं ना कहीं जो है गिरावट देखने को मिली। पारस डिफेंस देखिए आप, लिस्टिंग गेन 185% का था और लिस्टिंग के बाद से अब तक का जो इसका प्रदर्शन है वो 43% पॉजिटिव है। तो जिन्होंने लिस्टिंग के दिन कमाया उन्होंने तो कमा लिया, लेकिन जिन्होंने इस उम्मीद में कि 185% मुझे रिटर्न मिल चुका है, यहां से और चलेगा, वो तो फंस गए। देखिए मनीष, लालच बुरी बला है। आपको दिख रहा है कि स्टॉक 2 गुना लिस्टिंग हो रहा है और उसके बाद आप सोचते हो कि मुझे 4 गुना हो जाएगा, तो उसका खामियाजा तो आपको भरना ही पड़ेगा। वो दिक्कत की बात है। अब ऐसे स्टॉक्स और एक और चीज है जो डिफेंस पे है, डिफेंस पे मैं लॉन्ग टर्म में काफी बुलिश हूँ, लेकिन आपके शो पे मैंने कई बार कहा है कि फ्रेंजी में मत जाओ। जब मतलब जब आग लगी हुई हो, सबको उस आग में कूदना होता है, वैसे मत करो और एक करेक्शन पे ही आप लो। तो यही हुआ जब फ्रेंजी था और मार्केट एकदम बुल फेज में था, तो ये स्टॉक्स अच्छे लिस्टिंग गेन्स दिए। जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया वो लकी है, लेकिन अब जिनके पास ऑलरेडी है इनको वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा आपके प्राइस के लिए वापस, मतलब प्राइस देखने के लिए। अब पारस डिफेंस ओवरऑल अच्छी कंपनी है, लेकिन आपको समय तो देवाना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये अगले इलेक्शन तक कुछ नहीं होने वाला है डिफेंस स्पेस में। अब विवेक, चूंकि समय कमी है, मेरे जो प्रोड्यूसर है प्रशांत वो लगातार बोल रहे हैं कि अब समय कम है, तो थोड़ा रैपिड फायर राउंड आपके साथ मैं खेलता हूं। चूंकि कुछ पुराने आईपीओज हैं तो फटाफट मैं बस स्टॉक्स आईपीओ का नाम बताऊंगा, लिस्टिंग के जो उनके लिस्ट हुए हैं, आपकी राय उसमें मुझे चाहिए फटाफट अंदाज में। एक है इंडिगो पेंट्स, क्या नजरिया होगा आपका? 52% रिटर्न है लिस्टिंग के बाद से अब तक। होल्ड करो, पेंट सेक्टर में सबसे सस्ता लग रहा है और पेग रेशियो भी इसका चीप है, क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है, तो सीधे तौर पे इंडिगो पेंट्स को होल्ड करने की सलाह है। जीआर इंफ्रा लिस्टिंग बहुत शानदार, 41% का रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न अब तक देखने को मिल रहा है। कंपनी सस्ती लग रही है, इसको भी होल्ड करना चाहिए और वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद ये वापस ऊपर जा सकता है। एक और शेयर सिगाची, इसकी भी अच्छी लिस्टिंग हुई थी, 270% का रिटर्न दिया था लिस्टिंग के दिन, 12% नेगेटिव रिटर्न है लिस्टिंग के बाद। इसको भी होल्ड कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस में है। मतलब ये एफएमसीजी और कॉस्मेटिक्स समझ लो, होनासा या फिर ममा अर्थ को भी ये सपोर्ट करेगी, तो मुझे लगता है कि इसको भी होल्ड करना चाहिए। लेटेंट व्यू 148% का रिटर्न लिस्टिंग के दिन, अब तक जो है रिटर्न अगर देखें लिस्टिंग के बाद से केवल 1% का। लेटेंट व्यू मुझे लगता है कि प्रॉफिट एक बार बुक कर लो, क्योंकि अभी तो ये कॉस्टली है और ऑन टिप्स आप इसको देख सकते हो। कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन वैल्यूएशन अनकंफर्टेबल। अब 30 सेकंड में विवेक 3 टिप्स काम के, जो भी आईपीओ मार्केट में पैसे लगा रहे हैं उनको 3 चीजों पे क्या ध्यान रखना चाहिए, केवल 30 सेकंड। देखिए, पहले तो आप वैल्यूएशन चेक करो और उसकी जो पीयर कंपनीज लिस्टेड है बाजार में उसका आप कंपैरिजन कर लो कि वो क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। अब अगर कोई आईपीओ बाजार में ओवरऑल एवरेज पी 30 पे चल रहा है और ये आईपीओ 60 पे आ रहा है, तो उसको वो अवॉइड रहेगा। और दूसरा देख लीजिए कि कितना मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है और कंपनी कितनी पुरानी है, ये भी आप देखिए।
तो ओवरऑल वैल्यूएशन पे ही मैं देखूंगा, 3 चीज की जरूरत नहीं है, आप खाली वैल्यूएशन भी अगर देख लो तो काफी है। तो ये विवेक की राय। शरद, आपने चूंकि इतने सारे एनालिसिस किए हैं, 30 सेकंड आपके लिए भी जल्दी से बताइए क्या करना चाहिए आईपीओ जब भी आप लगाएं पैसा, उसके बाद क्या सोचना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो एलोकेशन आप इम्पोर्टेंटली रखिए, सब में एक साथ ना लगा दीजिए। दूसरा बात वैल्यूएशन चेक के लिए जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। तीसरा बात होती है कि उसके रिस्क्स क्या होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्या उस बिजनेस में मोट है कि नहीं, क्या आपको आगे जाते हुए संभावना ग्रोथ है कि देखने नहीं? मिल सकता है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट बात रहेंगे अगर हम आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शरद और विवेक ने कुल मिला के कह सकते हैं 1 से 1.5 मिनट में 7.5 बता दिए, तो मुझे अब इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। बस एक ही आपसे निवेदन है कि आईपीओ मार्केट में पैसा लगाते हैं थोड़ा संभल के लगाइए, और पूरा शो वापस से जाके यूट्यूब पे आप देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी। तमाम शेयरों पे जो जोड़ा है वो भी आपको जानने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।